हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है कानूनों की समझ। अभी अध्याय नंबर 4 किस सब्जेक्ट का है ये भी जरा देख लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वह नागरिक शास्त्र, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 8। तो सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, उसका हमारा चौथे नंबर का अध्याय यानी अध्याय नंबर 4, जिसके नाम है कानूनों की समझ। उसके पहले और दूसरे जो मेन टॉपिक है हम लोग आज करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक आज करेंगे? पहला है कानूनों की समझ क्या है, और दूसरा क्या कानून सब पर लागू होते हैं। बिल्कुल, कानूनों की समझ क्या होती है और क्या कानून सब पर लागू होते हैं, इन दोनों ही टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग बात। देखते हैं कानून होते क्या है, नॉर्मल कानून क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कह दूं कि जैसे शादी का कानून क्या है, तो आप सीधे समझ जाओगे सर 21 साल होते ही कर लेंगे। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है, 18 साल के बाद वो शादी कर सकती हैं, लड़के 21 साल के बाद शादी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और सवाल चल रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है, तो ऐसा आप पत्र लिख करके पार्लियामेंट को भेज सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने 21 साल लड़कों के लिए क्यों रखा है और 18 साल लड़कियों के लिए क्यों रखा है, हमें भी समानता चाहिए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कानून है उसकी समझ जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि भाई वोट डालने की उम्र क्या होती है। कुछ ज़रूरी कानून को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कानून की समझ होना चाहिए। चालान के कानून क्या है, या नॉर्मल आम जिंदगी में संपत्ति खरीदने के कानून क्या है। कानून बनाने का जिम्मा एक्चुअल में किसको दिया गया है? भारतीय संसद को दिया गया है, देश का कानून बनाने का। लेकिन अगर मैं यही एक और चीज़ जोड़ दूं कि कानून का जिम्मा जो है राज्य स्तर पर, राज्य के लिए, किसी राज्य के लिए कुछ विषयों में कानून बनाने का जिम्मा किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है विधानसभा को, विधानमंडल को दिया गया है। जो राज्य में होती है ना विधानमंडल, विधानसभा प्लस विधान परिषद, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे देश में संसद होती है और संसद में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है और उस विधानमंडल में भी 2 हाउस होते हैं। एक का नाम होता है विधानसभा और दूसरे का नाम होता है विधानमंडल। लेकिन ये दूसरा जो हाउस है ना, दूसरा जो सदन होता है ना राज्यों में, विधानमंडल, ये सभी राज्यों में नहीं है। इसलिए अक्सर लोग एक ही सदन को जानते हैं जिसका नाम है विधानसभा। अक्सर लोग जानते हैं कि विधानसभा ही होती होगी। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपको एक ही याद होगा, क्योंकि विधानसभा के अलावा यहाँ विधान परिषद नहीं है। इसलिए हम लोग विधानमंडल का इस्तेमाल, मध्य प्रदेश में शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होता, हम लोग अक्सर विधानसभा ही बोलते रहते हैं। तो आप विधानसभा ही मान लीजिए कि भाई कानून का निर्माण किसी राज्य में विधानसभा का जिम्मा है। लेकिन देश का कानून बनाने का जिम्मा किसके पास में? संसद के पास में। कभी सोचा है कि दोस्तों ये कानून कौन बनाते हैं? तो अगर सोचा है तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक आने वाला आगे कि कानून बनाने का की प्रक्रिया क्या है, कानून कौन बनाता है, जिम्मेदार कौन होता है। उसमें आपको बताऊंगा कि जब राज्य सरकार की बारी आती है तो वो कब कानून बनाती है, जब केंद्र सरकार आती है तो वो कब कानून बनाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट, थोड़ा सा डीप में जाकर के हम लोग इसको चर्चा जरूर करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं। जैसे जैसे शादी की उम्र का हमको पता होता है, जैसे हमको मतदान की उम्र का पता है, जैसे संपत्ति खरीदने बेचने के बारे में हमें जानकारी है, तो ये सारे के सारे कानून जो बनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन बनाती है? संसद इसके लिए जिम्मेदार है। ये है आपकी कानून की समझ। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पर आसीन, बहुत बड़ा अधिकारी हो, किसी बड़े यानी आईएएस, मान लो यूपीएससी निकाल करके कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है और काफ़ी वरिष्ठ है और उसकी पॉलिटिकल पहचान भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप किसी प्रशासनिक सेवा में होते हो और सालों गुजारने के बाद, अनुभव होने के बाद, आपकी बहुत सारे पॉलिटिशियन से, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से आपकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार तो जज साहब से भी पहचान हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे देश की न्यायपालिका इतनी फेयर है कि वो चाहे आप कितने ही पहचान वाले क्यों ना हो, वो न्याय मतलब न्याय देती है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये वाकया समझा देता हूँ, फिर हमको डिसीजन लेना है कि क्या ये सही था या गलत था। पहली बात तो है कि एक सरकारी अधिकारी होता है जिसके बेटे को सजा मिलती है 10 साल की किसी काम से। हो सकता है उसने कोई क्राइम किया है। एक अधिकारी का बेटा क्या क्राइम नहीं कर सकता? पहली बात तो है कि इस देश में कोई भी क्राइम कर सकता है, क्योंकि अगर आप कानून तोड़ोगे तो आप क्रिमिनल बन जाओगे। तो मान लो एक बड़े सरकारी अधिकारी के बेटे को न्यायपालिका, हमारा जो जुडिशियरी है, यानी चाहे वो निचली कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा दे दी।
अब क्या था कि वह अधिकारी जो है, बहुत पैसा है, सब कुछ हो सकता है वो अधिकारी पुलिस में ही हो। तो ऐसे में अधिकारी ने क्या किया, साठ घाट करके उस अपने बेटे को सजा होने से पहले ही वहाँ से फरार करवा लिया, या जैसे सजा हुई और उसको जेल ले जा रहे थे उसमें बीच में उसको फरार करवा दिया। तो वह अधिकारी उसे भाग निकलने में मदद करता है। अब आप मुझे बताया क्या उस अधिकारी ने सही किया? भाई वो पैसे वाला था, उसके पास बहुत रुतबा था, ताकत थी, अधिकार थे, अधिकारी था तो बड़े ओहदे पर था, तो वो ये कर सकता था। तो क्या उसने जो किया वो सही था? क्या अपने बेटे को, जिसको सजा हो चुकी, जो अपराधी हैं, वो इसलिए बचाया क्योंकि उसके लिए देश कानून कोई मायने नहीं रख रहा, उसके लिए केवल उसका बेटा मायने रख रहा है, इसलिए उसने उसके बेटे को वहाँ से भगवा दिया? तो क्या वो सही किया? पहला क्वेश्चन। क्या अगर पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है तो उसके बेटे पर कानून लागू नहीं होना चाहिए क्या? क्या कोई, मान लो मोदी साहब तो शादीशुदा नहीं है, मान लो इन केस अगर मान लो मोदी साहब, चलो मोदी साहब को एग्जाम्पल ले ही ना, उनकी शादी तब हुई नहीं है, होगी भी नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं अमित शाह साहब की, जो गृह मंत्री इस देश के। मान लो गृह मंत्री साहब के बेटे पर कोई कानून लागू होता, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उन्होंने कानून तोड़ा हो, बस एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अभी वो भी काफ़ी अच्छे चर्चित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अमित शाह जी के बेटे की से कोई गलती हो गई या उनने कोई क्राइम कर दिया, अब उनको सज़ा मिलती हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको 20 साल की सज़ा देते हैं। लेकिन अमित शाह अब गृह मंत्री है देश के, तो सीबीआई, आईबी हो या पुलिस, सारा का सारा प्रशासन तो उनके हाथ में है, तो वो चाहे तो एकदम से अपने बेटे को तुरंत वहाँ से निकलवा सकते हैं, गायब भी करवा सकते हैं कि भाई मिले ही नहीं आपको। लेकिन मान लो वो ऐसा नहीं, अब मान लो वो ऐसा करते तो क्या वो सही करते? वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करें ना। लेकिन अगर मान लो वो उनको लगता है कि उनके बेटे ने ऐसा गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो भी सपोर्ट करेंगे, नहीं सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसको सज़ा के बाद देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए। कुल मिला के ये कि अगर मान लो कोई अधिकारी जो है, जिसके पास ताकत भी है, आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, राजनीतिक रूप से समृद्ध भी है, ताकतवर है, तो क्या उसके बेटे पर अप्लाई नहीं होती? इस देश में हर व्यक्ति पर कानून अप्लाई होता है। हालांकि कहीं कहीं कुछ अपवाद छोड़ कर रखा, उसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ आपसे, लेकिन हमारा देश में सबके ऊपर कानून समान रूप से लागू होता है। ये बात तो आपको समझ में आगे होगी। इसका मतलब जो उस अधिकारी ने अपने बेटे को बचाने के लिए किया वो बिल्कुल सही नहीं था, गलत था, और अपराधी को भगाना भी अपराध है। ऐसे में उस बेटे के पिता यानी उस अधिकारी के ऊपर भी केस चलना चाहिए। तो देखो कानून क्या है, कानून इतना मजबूत है हमारा देश का कि अपराधी का साथ देने वाले को भी अपराधी की श्रेणी में डाल देता है और उसको भी सजा मिलती है। इसलिए दोस्तों ऐसा बोलते हैं ना कि अन्याय करना तो गलत है ही, लेकिन अन्याय सहना भी गलत है और अन्याय देखना भी गलत है। ये तीन चीज़ें पर ध्यान रखना है। एक तो अन्याय करना तो बहुत ही गलत है, अन्याय सहना, बोलते हैं ना कि अन्याय सहना उससे भी गलत है, आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और तीसरा, अगर आप अन्याय देख रहे हो तो वो भी गलत है, आपको अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के लिए आप आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति आवाज़ उठाए। आजकल तो हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, वो मैं आपको बताऊँगा, न्यायपालिका में आएगी, उसका नाम है PIL, जनहित याचिका। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ूँ, आगे बात करते हैं। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? ये हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, उसका उदाहरण भी दिया मैंने आपको एक अधिकारी के बेटे का। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, भले अधिकारी का बेटा सब पे लागू होना चाहिए। तो एक बात तो दिमाग में क्लियर हो गई, कानून सब पे लागू होते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। राष्ट्रवादी जो हमारा देश के, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जो आंदोलनकारी लोग थे, उनमें भी इस बात की सहमति थी कि यार हमारे समय में जो कानून थे ब्रिटिश वाले, वो बहुत ख़राब कानून थे। एक तो मनमाने थे और दूसरी बात सब पर समानता से लागू भी नहीं होते थे। गरीब लोगों के लिए अलग और अमीर के लिए अलग, अमीर व्यक्ति पैसे देकर छूट जाता था। तो कानून की गिरफ्त से कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर कानून तोड़ा है किसी ने तो उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलना चाहिए। राष्ट्रवादियों में ये सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता का मनमाना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में, इसका मतलब राष्ट्रवादियों ने सोच लिया था कि जब देश स्वतंत्र होगा, जब देश आज़ाद होगा ना हमारा, तब उनके मन में विचार आ गया था कि जैसे देश आज़ाद होता है एक चीज़ तो करना पड़ेगी कि देश में सबके लिए कानून तो समान होने चाहिए। तो उनके दिमाग में थे कि सत्ता का मनमाना इस्तेमाल नहीं करे, अगर सत्ता का मनमाना इस्तेमाल भी करेगा तो उसको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के आज़ाद होने से कई साल पहले, 1860 के दशक की बात बता रहा हूँ, 1860 के आसपास 1859 में कहीं एक भारतीय दंड संहिता को लाया गया था। अंग्रेजों ने हमें ये लिगेसी में दिया है। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता पहले आ चुका था।
तो कहीं ना कहीं उससे हमारा जो है कानून थोड़ा मजबूत हुआ था। भले ही ब्रिटिश सरकार ने कितना एक्सप्लोइटेशन किया हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका भी हमें सिखा के चले गए। देश को कैसे चलाना है कहीं ना कहीं हमने उनसे सीखा है। और कई बार क्या होता है कि आप जब प्रताड़ना झेलते हो तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। होता ना कि जब आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, वो ज़्यादा थकाते हो, तो शरीर थकता नहीं, शरीर मजबूत हो जाता है। इसलिए हमेशा लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। संघर्ष जीवन को एक मजबूत स्तर पर पहुंचा देगा। इसलिए कानून आधारित शासन की व्यवस्था के लिए संविधान में कई प्रावधान जोड़े गए। आपको पता, हमारे देश में ऐसा बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, यानी विधि का शासन है, कानून का शासन लाया गया इस देश में। अच्छा, अगर आपसे मैं उदाहरण के तौर पर ऐसा कहूँ कि मोदी साहब को अगर आपसे टैक्स वसूलना है, या मोदी सरकार को किसी भी व्यक्ति को परेशान करना है, परेशान ना करना हो, मान लो टैक्स की बात कर ले तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। मान लो मोदी साहब को सबसे टैक्स वसूलना है, तो मोदी साहब अनाउंस करते हैं कल से ये टैक्स जो है सबको देना है। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक वो उस टैक्स लेने से संबंधित कानून संसद में पारित करके राष्ट्रपति जी से लागू नहीं करवा देते, तब तक क्या आप टैक्स दे सकते हो? तब तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आपके शहर में हेलमेट नहीं पहनने पर चालान नहीं है, फर्ज करो कि आपके शहर में हेलमेट नहीं पहनने पर कानून नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति या कोई पुलिसमैन आपको रोक के हेलमेट का चालान काट सकता है? आप बोलोगे सर कैसे काटेगा जब कानून ही नहीं है। इसका मतलब आपकी आज़ादी या आपको कोई परेशान केवल तब कर सकता है जब आपने कानून तोड़ा हो। इसका मतलब इस देश में राज किसका चलता है? कानून का शासन चलता है। यही तो उनने समझा था, यही तो वो चाहते थे। इसलिए कानून आधारित शासन की स्थापना के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए। देश में कानून का, विधि का शासन होना चाहिए। और ये विधि का शासन हम लोगों ने लिया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से हमने ये चीज़ उठाई। हमारे संविधान में 60 अलग अलग देशों से चीज़ें उठाई है, तो ब्रिटेन से ये कानून का शासन हमने उठाया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून की नज़रों में सब बराबर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कानून की तराजू लिए, कानून अक्सर अपनी इंडियन जुडिशरी में जब भी कोई कानून का फ़ोटो आता है तो आप कानून मतलब आपके दिमाग में आ जाता है कि तराजू को लिए हुए हैं और वो बैलेंस है बिल्कुल। और जो कानून जो है, जिसको भी जिस लेडी को बनाया गया है कानून लेडी, वो बिल्कुल उनकी आंखें बांध कर रखी हुई है, वो अंधी है। तो कानून अंधा होता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि अंधा होना कानून की मजबूरी नहीं बल्कि ताकत है। और कानून अंधा, इसका मतलब ये कि एक अंधे आदमी के सामने लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद या आर्थिक रूप से ऊंच नीच उसको कुछ समझ में नहीं आता। अंधे आदमी को बस दिखता है कि दो इंसान सामने खड़े हैं, इसकी दलील सुनकर के इसको न्याय देना है। ये नहीं देखना है कि एक सूट बूट में खड़ा है तो वो सही होगा। ये नहीं देखना है कि किसान बेचारा जो है सिंपल कपड़ों में बैठा हुआ है, गरीब बैठा हुआ है, तो वो गलत हो सकता है। दोस्तों, आपके कपड़े आपके सही या गलत होने का को तय नहीं करते, बल्कि कानून के दायरे में अगर रहकर आपने काम किया तो आप सही है और तोड़ा है तो आप गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कानून की नज़रों में सब बराबर है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंग हो, सब बराबर है। तो भारत में कानून की व्यवस्था क्या? अब हम लोग भारत के कानून की स्थिति समझते हैं कि भारत में कानून किस तरह का। भारत में कानून धर्म नहीं देखता, भारत में कानून जाति नहीं देखता, भारत में कानून लिंग नहीं देखता। यानी भारत में कानून जो है जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। सबके लिए कानून समान होता है। दोस्तों, कानून का शासन सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी नागरिक हो इस देश का, कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तक कि कोई विदेश से भी व्यक्ति आता है तब भी उसके ऊपर कानून हमारे जितने लागू होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि विदेशी आदमी ने आया तो उसको अलग से बहुत ज़्यादा उसको फांसी दे दी चोरी होने पर, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या होता है कि कानून सब पर बराबर लागू होता है। क्योंकि अगर आपने कानून तोड़ा है और उसकी लिमिट है कि इसकी इतनी सज़ा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो क्षमा करें, मान लो एक जज साहब है, जज है ना, उनके घर में चोरी हुई है। उनके घर में क्या हुई है? चोरी हुई है और चोर पकड़ा गया। चोर जो है पकड़ा गया। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। मान लो जज साहब के घर में चोरी हुई है और चोर पकड़ा गया, और उस चोर ने जो चीज़ चुराई थी वो वापस नहीं मिली। जज साहब की बहुत महंगी चीज़ थी, वो कीमती चीज़ जो थी वो वापस भी नहीं मिली।
जज साहब को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हो सकता है कि उनकी पत्नी ने उनको गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी में, बहुत अच्छा गिफ्ट था, और वो उसने कहीं जाके बेच दिया या फोड़ दिया, तोड़ दिया, जो भी है। अब उसको चोर को पकड़ लिया, उसको सजा देना है, और सजा देने के लिए वो खुद जज स्वयं ही बैठे हैं कि भाई मुझे ही सजा देना है, इसको चोर को मैं ही दूंगा। तो क्या जज साहब उस व्यक्ति को 5 साल 10 साल की सजा दे सकते हैं? क्या चोरी करने वाले को अपने हिसाब से सजा दे सकते हैं जज, अपनी खुद की इच्छा के लिए कि मुझे मतलब मज़ा नहीं आया, इसने मेरा सामान लिया और मिला भी नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है, जी तो करता है कि उसको जान से मार दूं, तो क्या जज साहब उस व्यक्ति को कितनी सजा देंगे? दोस्तों, जज साहब उस व्यक्ति को जिसने चोरी की है, भले ही जज साहब के घर में चोरी की है, भले ही बहुत गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन एक लिमिट सेट की गई, भाई चोरी करने के लिए मान लो 6 महीने की सज़ा दे सकते हैं, तो 6 से ज़्यादा 1 दिन की भी नहीं दे सकते। मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो 6 महीने की सज़ा देने का ही हकदार है वो, कि उसको 6 महीने की सज़ा होना चाहिए, तो दोस्तों उसको केवल 6 महीने की ही सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता, जज साहब भले कितना गुस्सा हो। तो दोस्तों, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है कि मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई परिस्थितियाँ, कोई इमोशंस काम नहीं करते हैं, तथ्य काम करते हैं, सबूत काम करते हैं। अक्सर आपने मूवी में देखा होगा, जब भी जज अपना फैसला सुनाते हैं तो एक लाइन बोलते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले पर आती है। इसका मतलब तमाम भले ही आप इनोसेंट हो, लेकिन सबूत नहीं दे पाए तो वो नहीं मान पाएगा। उसको कैसे पता है कि अदालत हर एक व्यक्ति को पर्सनली जानता नहीं है, जब तक आप बताओगे नहीं, आप प्रूफ नहीं करोगे कि आप इनोसेंट हो, तब तक कैसे काम चलेगा? तो सिस्टम ऐसा कुछ है। चाहे कोई धन्ना सेठ हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून सब पर लागू होता है। दोस्तों, आर्टिकल 14 आप पढ़ोगे ना, अनुच्छेद नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद नंबर 14 जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि के, कानून की नज़रों में सब बराबर, ये आर्टिकल 14 बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 में एक बात लिखी हुई है कि जब तक राष्ट्रपति जी अपने कार्यकाल में होते हैं, तब तक उनके ऊपर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा। सिविल केस, यानी जो नॉर्मल केस होते हैं छोटे मोटे, इनमें उनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा। भले ही आपको लग रहा हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि चाहे कोई धन्ना सेठ या राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, सब पर कानून लागू होता है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रपति जी का कार्यकाल खत्म होगा तब तो कर सकते हैं ना उनको। तो राष्ट्रपति जी हो या कोई भी हो, उस कानून से बाहर नहीं हो सकता। लेकिन जब तक राष्ट्रपति जी कार्यकाल में है, राज्यपाल साहब कार्यकाल में है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस, आपराधिक केस दर्ज नहीं होता है। तो ऐसे में क्या, मान लो पार्टी को लग गया, संसद को लग रहा है कि राष्ट्रपति जी ने अपराध किया है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपराध उनके ऊपर अभी कानून नहीं चला सकते क्योंकि उनका कार्यकाल चल रहा है। तो संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगा के उनको हटा दो। राष्ट्रपति जी को पद से हटा सकते हैं ना, हटा दो, फिर कानून चलवा दो, क्योंकि कानून सब पर बराबर लगता है और लगना चाहिए। 14 अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपवाद दिखेगा राष्ट्रपति जी के रूप में। मुझे लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ गई मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ राष्ट्रपति इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा उनका, राष्ट्रपति जी भी दायरे में आ जाएंगे। कानून के उल्लंघन होने पर एक निश्चित सजा है, और ये सजा कहाँ है, 1859 में जो बना था ना इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा, इसके मुताबिक, आईपीसी की धारा 302 के मुताबिक इसको जो है फांसी की सजा दी जाती है, ऐसा बोलते हैं ना जज। तो आईपीसी की में धाराएं लिखी हुई है और इन्हीं धारा के हिसाब से सजा दी जाती है। इसका नाम है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा इसमें, भारतीय दंड संहिता। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, सजा प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं कि तुरंत सजा दे दी, प्रक्रिया के द्वारा। इसका मतलब एक तो हर एक अपराधी को, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हमारे देश में अच्छा एक रूल है, हर अपराधी को, यहाँ तक कि कोई बड़ा, कोई बहुत सारे लोगों को मारकर भी आया है, कोई ऐसा सीरियल किलर भी है ना, तो उस भी व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार है। इस देश में अपने आप को बचाने का पहला अधिकार दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 22 में लिखा हुआ कि हर व्यक्ति को अपने आप को बचाने के लिए वकील करने का अधिकार दिया गया। वकील कर सकते हैं अपने लिए, 24 घंटे के अंदर अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया तो छोड़ना पड़ेगा आपको। तो कितने अच्छा प्रावधान है। क्रिमिनल लोगों के लिए भी, जो क्राइम करे उनको भी बचाने के लिए कानून में पूरी प्रक्रिया है, और जब तक साबित नहीं हो जाता ना कानून, तब तक वो आरोपी दोषी नहीं कहलाता, और जैसे ही वो दोषी होता है उसको सजा मिल जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई।
अब हम लोग बात करते हैं प्राचीन कानून व्यवस्था की। ये जो आज का कानून है, क्या ये प्राचीन समय में ब्रिटिश काल में भी ऐसा था? तो दोस्तों प्राचीन समय में बहुत, और ब्रिटिश काल से भी आगे चले जाए मान लो अगर हम लोग, तो पहले पंचायत सिस्टम चलता था, पंचों का फैसला होता था। ब्रिटिश सरकार की भी बात करेंगे अभी। तो प्राचीन समय में असंख्य कानून हुआ करते थे। पहले बहुत सारे कानून के, गांव से बाहर कर दिया, जात से बाहर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी कानून होते थे। इसका मतलब असंख्य कानून होते थे। इसका मतलब है कि क्षेत्रों के हिसाब से या गाँव के हिसाब से अलग अलग कानून चलते थे पहले। किसी गांव में छोटी सी चोरी के लिए भी बहुत बड़ी सज़ा देते थे, और किसी गांव में बड़ी अपराध के लिए भी बहुत छोटी सज़ा दी जाती थी। या कभी कभी तो कहीं कहीं पे तो बहुत इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग कानून भी लागू होते थे। हमारी प्राचीन कानून व्यवस्था बहुत खंडित थी दोस्तों, सही नहीं थी। तो कुल मिला के पहले कानून तो बहुत थे, एक जैसे मामलों में कई अलग अलग स्थानीय कानून थे। मतलब एक ही मामला है लेकिन एक गांव में अलग, दूसरे गांव में अलग, या एरिया के हिसाब से अलग अलग थी। इसका मतलब कानून क्षेत्रों के हिसाब से लागू होते हैं। हमारे यहाँ क्या कानून भी क्षेत्रों के हिसाब से लागू होते हैं? पूरे देश में लागू होता है कानून। कानून पूरे देश पर लागू होता है, अलग अलग क्षेत्रों पर नहीं। तो जो कानून है आईपीसी जो है वो पूरे देश में एक साथ लागू होती है, या किसी राज्य का कानून पूरे राज्य में लागू होता है। ऐसा नहीं कि किसी जिले को छूट देते कि आप मुख्यमंत्री जी का गांव है तो उनका ग्रामीण क्षेत्र, इनको तो छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। या मोदी साहब के गांव वालों कि मोदी साहब यहाँ के रहने वाले थे तो एक काम करो, इनके गांव वाले तो सब बढ़िया आदमी होंगे, जब मोदी जी इतने अच्छे हैं तो गांव वाले भी अच्छे होंगे, इनको परी कर दो, ये अपराधी नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है, सब पर लागू होता है। जब मोदी जी खुद पर लागू होगा तो बाकी दूसरों पर क्यों नहीं होगा? जाति आधारित कानून भी मिलते हैं। प्राचीन समय में बड़ी दिक्कत थी। जाति प्रथा तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, वैदिक काल की देन है ये, जहाँ पर जाति जो है वो ये वर्ण व्यवस्था के बाद ही ये जातिवाद उभरा था, और जाति व्यवस्था का सिस्टम है। जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा देते थे पहले। मान लो कोई धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ का मतलब समझते हो, जिसके पास बहुत पैसा है, जो साहूकार है, उसने अपराध किया, और एक गरीब बेचारा मजदूर या किसान उसने अपराध किया, या निचली जाति के लोगों ने, शूद्र में कोई निचली जातियों ने, अनुसूचित जाति या जनजातियाँ जो होती हैं उनमें से किसी ने अपराध किया, तो दोस्तों पहले का सिस्टम था कि उस बड़े वाला आदमी को छोड़ देते थे पैसे लेकर के, या जो से भी, कि भाई बड़ा आदमी तो काम आएगा, लेकिन उस गरीब आदमी को ज़्यादा सजा देते थे उसकी, और कोड़े मारना वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा ब्रूटली उसको, मतलब कहा जाए ना कि प्रताड़ना दी जाती थी। तो जो गलत था उस समय बहुत। क्या आज ऐसा है? आज बिल्कुल ऐसा नहीं। और आज निचली जातियों को थोड़ा ज़्यादा ही सरकार ने और उनको सहायता दी कि आपके साथ गलत हुआ है सालों से, उसके हम लोग क्षमा याचना करते हैं, और अब आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, इस बात की आपको आश्वासन देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि निचली माने जाने जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। ये तो होते ही था ना दोस्तों। जातिवाद का हमने चेहरा देखा हुआ है। ये जो मूवीज़ वगैरह आप देखते हो, ये क्या दिखाती है दोस्तों? ये समाज का दर्पण होती है। ये एक्चुअल में दिखाती है कि समाज में क्या हो रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि समाज में ऐसी चीज़ें होती थी। तो बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि पहले से सिस्टम क्या था। आपने एक मूवी ज़रूर देखी होंगी, मांझी द माउंटेन मैन। काफ़ी हिस्टोरिकल मूवी है, रियल स्टोरी बेस्ड थी। उसमें वो अपर कास्ट के लोग निचली जातियों को कैसे प्रताड़ित करते थे, उनके पैरों में नाल तक ठोक देते थे। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे लोग कर। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों से हमें निजात मिलना चाहिए था? तो निजात मिला है, और सरकार ने कानून लागू किया, सब बराबर है। वो बहुत जश्न मनाते हैं उस मूवी में कि कानून की नज़र में सब बराबर। इंदिरा गांधी ने बोल दिया आप कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर है। या जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आ गया था वो कि कानून के लिए सब बराबर है, अब ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं होगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही देश का कानून लागू हुआ ना दोस्तों, वैसे सबको समझ में आ गया कि अब ऊंच नीच नहीं होगी। इसका मतलब है निचली जातियों को जो ज़्यादा अपराध के लिए ज़्यादा सज़ा मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन ये बदलाव ऐसे नहीं आया कि जाति प्रथा का खत्म, ऐसे नहीं हुआ। हमारा देश में जाति आधारित जो भेदभाव था ना कानून को लेकर, सजा को लेकर के, ये हमने नहीं बल्कि ब्रिटिश लोगों ने खत्म कर दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स में जाति प्रथा होती नहीं थी, वो भारतीयों को एक नज़र से देखते थे। तो उन्होंने एक चीज़ की थी, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति आधारित सजा देने का भेदभाव लगभग खत्म हो चुका था। उन्होंने इस बात को मान लिया था कि अब जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, खत्म कर दिया। सबको बराबर बराबर सजा देने का प्रावधान ब्रिटिश लोगों ने किया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कानून के इतिहास की बात करते हैं। कानून की शुरुआत, वैसे तो इसमें बड़ा वो है कि कानून शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही कानून की शुरुआत हुई। तो ये मानते हैं कि कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थे। भले ही
ब्रिटिश सत्ता के दौरान जो कानून थे वो मनमाने थे, यानी अपनी मर्जी के थे, किसी पर भी लाद रहे बिना पूछे हमसे, असमानता भी बहुत थी उसमें। लेकिन फिर भी कानून बनाने का जो श्रेय जाता है, कानून को लागू करने का जो श्रेय जाता है, शुरुआत तो अंग्रेजों की जाती है। कानूनी विकास में राष्ट्रवादियों की अहम भूमिका है। राष्ट्रवादी, आप समझने में किसकी बात कर रहा हूँ मैं? उन सब राष्ट्रवादी आंदोलनकारी लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खुल करके आंदोलन करना शुरू किया, सड़कों पर आकर के कानूनों के खिलाफ नारे लगाए, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ ब्रिटेन के राजा तक, महारानी तक पहुँचा दी। ऐसे में क्या हुआ कि कानून सब पे बराबर लागू होना चाहिए। भले ही ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया हो सबसे पहले, लेकिन कानून का विकास जो हुआ, धीरे धीरे जो समानता हो आई और कानून धीरे धीरे अच्छा होने लगा, तो ये सब किसकी देन थी? इन राष्ट्रवादियों की देन थी, जिसमें हमारे देश के महात्मा गांधी आते हैं, हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू आते हैं, सब बहुत सारे वकील आते हैं दोस्तों। तो हुआ क्या? अब कानून हमें समझ में क्यों आया कि यार मनमानेपन के कानून थे, ब्रिटिश मनमानेपन थे, मनमानेपन पर आधारित कानून बनाते थे, जानबूझकर से कानून बनाते थे जिससे भारतीय लोगों को परेशानी हो। ऐसे दो कानून की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला कानून 1870 में आ गया था जिसका नाम था सेडिशन लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं राजद्रोह कानून। ये राजद्रोह कानून इतना खतरनाक था कि बिना दलील और बिना वकील के सीधा इसमें गिरफ्तारी होती थी। अगर आपने मान लो ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर दी, किसी भी कारणवश आपने ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर दी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बोल दिया, बात भी बोल दी, तो सीधा ये देखो, आप देख रहे हैं ये मंजर, ये रियल एक फोटो बनाया चित्रकार ने जो उसने देखा वैसे ही। देखो ना अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करें, लगा कि कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तुरंत मारना शुरू। अंग्रेज तो यहाँ तक करते थे कि अगर अंग्रेज का घोड़ा निकल रहा है कहीं से और अगर आपने गर्दन नहीं झुकाई तो वो गर्दन ही काट देते थे, मारते थे, बहुत कोड़े बरसाते थे, झुकने पर, घुटनों पर बैठने पर मजबूर करते थे। क्या दोस्तों आज ऐसा होता है कि हमारी सरकार जब आती है तो हम लोग घुटनों के बल बैठते हैं? और इवन सरकार तो हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें देती है कि भाई यार आपको हमसे परेशानी नहीं होना चाहिए, सीधा हम लोग आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, और जनता के लिए ही सरकार काम कर रही है। तो राजद्रोह को परिभाषित किया गया। अब ये तो बहुत बड़ा मनमानेपन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। उन्होंने क्या किया, यदि कोई ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता तो बिना मुकदमे के सीधे गिरफ्तारी होती है, ना तो वो वकील कर सकता, ना कुछ भी नहीं, दलील ना वकील, सीधा गिरफ्तारी। 1857 का ये कानून था, राजद्रोह कानून। आज भी हमारे देश में राजद्रोह कानून चलता है। कई लोग उसकी जो है आलोचना करते हैं कि अब राजद्रोह कानून क्यों चल रहा है। 1870 का एक कानून आज भी लागू है, और आज भी अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलते हो तो कई बार सरकार राजद्रोह के कानून में किसी को अंदर भी करवा सकती है। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता। हाँ, देश के खिलाफ बोलना राजद्रोह मानता हूँ, लेकिन सरकार के खिलाफ तो आलोचना करना होता है। ऐसे में सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बयान दे दिया तो राजद्रोह कानून नहीं लगना चाहिए। तो आज भी चलता है ये। रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून आया था जो दूसरा सबसे बड़ा मनमानेपन पर आधारित कानून था। हुआ क्या था, 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसका नाम था, इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया था, बिना वकील बिना दलील। इसका नाम ही वही था, क्योंकि बिना मुकदमा चलाए सीधा कारावास का प्रावधान था, सीधा गिरफ्तारी और सीधा कारावास का प्रावधान था, सीधा जेल भरो सिस्टम चलता था उस समय, सीधा कि यार जेल भरो, ये लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए हैं। 10 अप्रैल 1919 को दो नेता थे पंजाब के जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल मलिक नहीं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। और इतने अच्छे नेता थे कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था जलियांवाला बाग में। और उसी जलियांवाला बाग में जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने बिना कुछ सूचना दिए, बिना आगाह किए उन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू किया जो लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे थे। तो उन लोगों को मार दिया गया। और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक देखा जाए तो मानव हत्या थी। तो उसको आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं, बार बार याद आती है उस चीज़ की कि जो किया था अंग्रेजों ने गलत किया था। बाद में उस अंग्रेज अधिकारी को उधम सिंह नाम के एक सरदार जी ने मार भी दिया था, इंग्लैंड जाके मारा था, वो कहानी अलग है। लेकिन फिलहाल ये समझना है कि जनरल डायर ने जो किया था वो बहुत गलत किया था दोस्तों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसकी डेट याद रख लेना बस, 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट की डेट याद रख लेना, 10 मार्च 1919। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो दो मनमाने कानून की हमने बात कर ली। तो दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग में जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, इसी वजह से रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। और गांधी जी ने अपनी एक उपाधि लौटा दी थी, जो केसरे हिंद की उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी। उन्होंने रिटर्न कर दी कि आपकी उपाधि नहीं थी, आप इस तरह के कानून बनाओगे तो कैसे काम चलेगा।
वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी उनको अंग्रेजों ने, तो वो भी उनने वापस लौटा दी। दोस्तों जब ये उपाधियाँ वापस लौटाने से क्या होता है, आपने सोचा है कई बार उपाधियाँ वापस लौटा दी, सरकार को वापस लौटा दी, लो आपको नहीं चाहिए। ये एक विद्रोह करने का तरीका है कि आप हमें सम्मान दे रहे हो, आपके सम्मान को हम नकार रहे हैं। एक तरह से इंसल्ट करने का एक तरीका होता है कि भाई यार, या विद्रोह जताने का एक तरीका होता है। अक्सर इससे बदलाव तो कुछ नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि उनकी वैल्यूएशन जो है लोगों के मन में कम हो जाए कि यार इन्होंने ये काम किया है, तब गांधी जी और इन लोगों ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादियों का संघर्ष। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादियों का संघर्ष क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ऐसे मनमाने कानून आ रहे थे, तो राष्ट्रवादियों ने सोच लिया था कि भाई अब तो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर झुकाना पड़ेगा और आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कानून में हमें समानता भी चाहिए। तो क्या हुआ, राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के विरोध में समानता का संघर्ष शुरू किया। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश कानूनों में एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये क्या कर रहे थे, कानून अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से लागू हो रहे थे। जबकि जातिवाद तो आपने खत्म ही कर दिया कि जाति के आधार पर नहीं, लेकिन फिर भी आर्थिक आधार पर तो आप लागू कर रहे थे ना। वहीं यूरोपियन लोगों को पूरा अधिकार था, पूरा उनको छूट दी गई थी, और भारतीयों को पूरा उसमें कर दिया। तो उन्होंने कहा, उनके दिमाग में ये आया कि भाई कानून, ये ब्रिटिश लोग कानून के बड़ा पक्के हैं और एक कानून के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्यों ना हम ही कानून को सीख लें और कानून का इस्तेमाल करें। तो हमारे भारतीयों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि जो आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने क्या किया, जो युवा लोग थे जो कांग्रेस में जुड़ रहे थे, वो सारे के सारे लोग बने लॉयर। उन्होंने कानून की ही पढ़ाई करना शुरू की, विदेश में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के कानूनों को समझा। और उनको समझ में आ गया था कि कानून को कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने उन्हीं के कानून को हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस समय तक आते आते हिंदुस्तान में कानूनी पेशा सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होने लगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानूनी पेशे में घुसने लगे थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये सब लोग वकील थे दोस्तों। ज़्यादातर लोग उस समय वकीलात ही करते थे। इनको कानून का बड़ा ज्ञान था, इस वजह से अंग्रेज़ों को ये जो है, अंग्रेज़ों को झुकाने में और अंग्रेज़ों को अपनी बात मनवाने में सक्षम क्यों थे? क्योंकि ये लोग पेशे से, सारे के सारे लोग क्या थे, कानून को जानते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में ये सारा सिस्टम आना शुरू हुआ कि अब लोग कानून को पेशा बनाने लगे, मतलब वकालत को ही पेशा बनाने लग गए थे। तो समझते इसको, वे कानून को मजबूरी के बजाय न्याय पर आधारित देखना चाहते थे। ये जो राष्ट्रवादी थे, इनका मानना था कि यार कानून मजबूरी नहीं होना चाहिए, कानून को मानना हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए कि मजबूरी में मानना पड़ रहा है, क्या करे, ब्रिटिश सरकार है, मनमाने कानून लागू करती। जबकि ब्रिटिश सरकार का कानून वो चाहते थे कि समानता पर आधारित हो, ताकि हमें मजबूरी में नहीं, बल्कि ठीक है अब समानता है तो हम लोग उसको और न्याय मान लें कि हाँ सबके लिए बराबर है। 19वीं सदी के अंत तक मैंने बोला ना कि भारत में कानूनी पेशा उभरा, वो लोग वकालत करना शुरू की, हमारे लोगों ने। हमने सोचा कि अब जब तक हम लोग खुद नहीं घुसेंगे। देखिए क्या हुआ, देश एक तरफ, एक एग्जाम्पल समझना, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, और आज़ादी के साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्धार के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था वहाँ पर कर दी, और बोला कि जो पिछड़ी जाति है उनको ऊपर लाने के लिए इसी व्यवस्था की गई। उन्होंने एक बात जरूर बोली थी कि भले ही आपके लिए कानून में सुरक्षा प्रदान की गई हो, संविधान में सुरक्षा प्रदान कर दी गई हो, लेकिन हमारे बोलने से या संविधान में लिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक इस देश की सत्ता, जब तक इस देश का पावर अपर कास्ट के लोगों के पास होगा, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक करना है कि खुद शासन में आ जाओ, लोक सेवाओं में पढ़ लिख करके भर्ती होना शुरू हो जाओ। यही सिस्टम पहले हमने किया था। हमको लगा था कि ब्रिटिश काल में भले ये समानता पर आधारित चला दे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक सारा का सारा पावर, वकील भी इनके, जज भी इनके, तब तक हमारे पास कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अब वकालत में हम लोग घुसते हैं और इन कानून का इस्तेमाल हमने हमारी बेहतरी के लिए करेंगे। तो अब कानून विशेषज्ञ अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। खुद अंग्रेजों के कानून का इस्तेमाल हम लोग करने लगे थे, और बड़े बड़े केस जो है वो जीत करके आ जाते थे वकील, जो भारतीय वकील थे। इस प्रकार कानून के विकास क्रम में राष्ट्रवादियों के इस आंदोलन का, इस संघर्ष का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ। संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ, संविधान लागू होने के बाद कानून बनाने का जिम्मा किसके पास आ गया। संसद जो होता है वो कानून बनाता है, लेकिन संसद में कौन बैठते हैं, संसद में हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं ना। तो लोगों के प्रतिनिधियों को स्वयं कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब लोग स्वयं कानून बनाने में जिम्मेदार हिस्सेदारी रखते थे। अब
आज़ादी के बाद मामला बदल गया। अब कानून वो बनाएंगे जो लोग चुनकर जिन्हें भेजेंगे वही कानून बनाते थे। इसका मतलब हमारे प्रतिनिधि कानून बनाने लगे। अब अंग्रेजों का कानून तो खत्म हो गया, हमसे बिना पूछे ऐसा कोई कानून बनता नहीं था। जैसे 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, जिसमें बेटे बेटी और माँ को बराबर हिस्सा मिलता है पिता की संपत्ति में, बड़ा अच्छा है ये। वहीं जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार को लगा कि प्रदूषण बहुत हो रहा है तो लोगों पर कानून बना दिया, हमारे ही प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। जैसे रोजगार गारंटी 2005-6 में कानून लाया गया था कि जो भी लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको 100 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार देती है। मनमोहन सिंह सरकार साहब का प्लान था, आज भी चल रहा है, इसका नाम है मनरेगा। मनरेगा का नाम जरूर आपने सुना होगा, नहीं सुना तो याद रख लेना, अगली बार जब भी इसका जिक्र हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, क्लास के दौरान हमने ये नाम सुना था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सिक्वेंशली नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं गूगल पर, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, वहाँ पर आपको वीडियो सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सारे के सारे वीडियो आपको फ्री मिलेंगे। यूट्यूब पर भी आपको वीडियो फ्री ही मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ढूंढने में आसानी नहीं होती, तो यहाँ आ सकते हैं ना, सेम वही चीज़ वही वीडियो मिल जाएगा। आपको बस एक्सप्लोर करना है कि CBSE हिंदी मीडियम में जाए। CBSE हिंदी मीडियम में क्लास 12, 11, 10, 9, 8, 7 जितनी भी क्लासें आपको दिख रही है, आपको 8वीं क्लास की NCERT पढ़नी है या 8वीं क्लास का जो भी पढ़ना है, सब कुछ सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे 8वीं क्लास आपने ओपन की, आपको मिलेगा विज्ञान, आपको मिलेगा गणित, आपको मिलेगा सामान्य अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, जो सारे सब्जेक्ट है आपको सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि वॉच नाउ दिख रहा है आपको, ये वॉच नाउ, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा होगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको यहाँ पर जो भी आपको चैप्टर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिए, जो आपको पढ़ना है, जो आपको उचित लगे, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको अपना वीडियो पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो पूरा हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो पर जाइए ना, आपको जो भी वीडियो देखने तुरंत क्लिक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो पर जा करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, है ना एक कमाल का विकल्प, इससे आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, इसका माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।